is brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, किताबवाला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा अपने प्रिय विषय के बारे में, राजनीति और राजनीतिक किस्सों के बारे में। और ये बात होगी इस किताब के हवाले से। किताब जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। इसे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक, पूर्व राजनेता या अभी भी राजनेता हैं, पूर्व सांसद संतोष भारती ने लिखा है। संतोष भारती तमाम नामचीन पत्र पत्रिकाओं के साथ बतौर रिपोर्टर और बतौर एडिटर जुड़े रहे हैं। जो पत्रकार के तौर पर मेरी ट्रेनिंग का काल था, जो अभी भी चल रहा है, उस दौरान मैंने एसपी सिंह के संपादक रहते हुए कलकत्ता का जो आनंद बाज़ार पत्रिका ग्रुप है, उसकी जो मैगज़ीन आती थी रविवार, अपने ज़माने की 80 के दशक की बहुत चर्चित मैगज़ीन थी, उसमें संतोष भारती उत्तर प्रदेश को कवर किया करते थे। और आईएमसी में मैंने उन सारी रपटों को, जो मेरे ख्याल से किताब के शक्ल में प्रकाशित हुई हैं, पहली दफ़ा पढ़ा था। डकैतों के बारे में, नेताओं के बारे में, लखनऊ की राजनीतिक उठापटक के बारे में विस्तार से बातचीत। उसके बाद इन्होंने चौथी दुनिया के नाम से मैगज़ीन शुरू की। फिर ये फ़र्रुखाबाद से 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। और 1991 भी लड़े थे। आप नहीं लड़े थे? लड़े थे कि नहीं? हाँ, 1991 हारे और उसके बाद से फिर इन्होंने पत्रकारिता शुरू की। विश्वनाथ प्रताप सिंह के खासे करीबी रहे एक पत्रकार के तौर पर। जब वीपी सिंह 9 जून 1980 को चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और उनकी मृत्यु तक जारी रहा। मतलब मृत्यु से कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई। और फिर इसमें किताब में एक डॉक्टर वली के हवाले से बड़ा मार्मिक प्रकरण भी है, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अब मुझे आज़ाद कर दीजिए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के राजनीतिक दौर के किस्से, चूँकि संतोष भारती उनके काफ़ी करीब थे, उनके कई पॉलिटिकल ऑपरेशंस में कभी दूत की तो कभी कर्ता की भूमिका में रहे। फिर चंद्रशेखर, उनसे भी पुराना नाता था जेपी आंदोलन के दिनों से, क्योंकि संतोष भारती उससे भी जुड़े हुए थे। और फिर वीपी सिंह के ही मार्फत 2004 के कुछ पॉलिटिकल ऑपरेशंस में सोनिया गांधी का क्या रोल रहा, कैसे चीज़ें रहीं, इसके बारे में इस किताब में विस्तार से लिखा है। लगभग 400 पन्ने की किताब है, जो मोटे तौर पर 2 खंडों में और कई रोचक चैप्टर्स में बटी हुई है। इन चैप्टर्स में आपको पॉलिटिकल कीमियागिरी तो पता चलेगी ही, इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ें पता चलती हैं जो मेरे ख्याल से प्रसंगवश, या चूँकि संतोष भारती ने एक फ़्लो में किताब लिखी है तो आ गई होंगी। मसलन रेखा और शबाना आज़मी के इंटरव्यू का एक दिलचस्प प्रसंग है। उसके बाद रेखा वीपी सिंह से मिलने आती हैं। राजीव गांधी से मिलके जब अमिताभ बच्चन जाते हैं तो राजीव गांधी क्या टिप्पणी करते हैं और वो टिप्पणी संतोष भारती के कान तक कैसे पहुंचती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की अदावत और उससे पहले की मुलाकात, जिसमें एक ओमनी गाड़ी है जिसको संतोष जी चला रहे हैं, पीछे वीपी सिंह बैठे हैं और वो भोंडसी के आश्रम में मुलाकात होती है। इस तरह के कई प्रसंग आते हैं। या फिर 2004 में जब शपथ ग्रहण होने वाला है यूपीए का और रामविलास पासवान जिद करके बैठे हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे, वीपी सिंह उनको लिवाने जाते हैं और फिर कैसे बात आगे बढ़ती है। तो इस तरह के कई प्रकरण हैं। इन सब के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे किताब वाला में। संतोष भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए एक ज़रूरी सूचना, द ललन टॉप की कुकू एफएम के साथ एक सुंदर साझेदारी हुई है। इस साझेदारी का फ़ायदा आपको भी होगा। कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन लेते समय कूपन कोड LT50 इस्तेमाल करें और अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक्स भी भर के सुनें। एक सवाल जो मैं सोच रहा था कि बातचीत के क्रम में कहीं पूछूंगा, पर मुझे लगता है कि वो शुरुआत में ही पूछ लेना चाहिए। इस देश में इस बात को लेकर एक लंबी बहस हुई है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। एक व्यक्ति पत्रकार है या एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट है और अगर वो अगले ही दिन किसी कॉरपोरेट में जाता है या पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, या पत्रकार है और अगले ही दिन राजनेता बन जाता है, तो लोग इस तरह के संशय करने लगते हैं कुछ कि जब ये पत्रकार थे या ब्यूरोक्रेट थे तो इनकी प्रतिबद्धताएं किस तरफ थीं। आपके सामने भी ये प्रश्न आया है? आप पत्रकार थे और फिर राजनेता हो गए।
मेरे सामने ये सवाल इसलिए नहीं आया कि मैं जब पत्रकार था और जिनके साथ मैंने पत्रकारिता सीखी और जो मेरे गुरु शुरू से आखिर तक रहे, सुरेंद्र प्रताप सिंह जिनका आपने भी जिक्र किया जी। एसपी सिंह साहब ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि प्रो पीपुल जर्नलिज्म करना चाहिए, जनता के सवालों को उठाना चाहिए और उसके लिए किसी से समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये सिखाया कि स्टोरी के साथ जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा है अगर वो खड़ा नहीं है तो वो रिपोर्ट बेकार है। वो आधा दूध आधा पानी नहीं पसंद करते थे। अगर आप रिपोर्ट के साथ खड़े हैं तो आप उस तरीके से लिखिए। अपितु, किंतु, तथापि, परंतु ये शब्द एसपी सिंह की डिक्शनरी में नहीं थे और हम सब जितने उनके साथ थे, चाहे उदयन शर्मा जी रहे हों, अरुण रंजन रहे हों, मैं हूँ, स्वामी त्रिवेदी थे, हम सब, राजेश बादल भी हमारे बीच में हैं, हम सब ने सुरेंद्र जी के साथ पत्रकारिता की सीखा। हम में से किसी ने उस शैली को नहीं अपनाया कि दोनों चीज़ें तुम भी सही, लो आप तथ्य निकालिए। नहीं, हम हिम्मत के साथ खड़े होकर कहते थे और वही मैंने, जब मैं, देखिए आपने जो कहा राजनेता, मैं एक्सीडेंटली लोकसभा गया, मैं कभी राजनेता रहा नहीं। जेपी आंदोलन में था तो मेरे जैसे बहुत सारे थे, जेपी प्यार करते थे, वो अलग चीज़ है, पर मैं सोच समझ के राजनीति में नहीं गया। ये तो बाय द वे मुझे अचानक पता चला कि मेरे नाम की घोषणा हो गई है। तब मुझे, उस समय दो लोग थे, आप दोनों को जानते हैं। एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे चंचल जी हैं जी। जो पत्रकारिता का बड़ा नाम है, और राज बब्बर। हम दोनों कहीं बैठे हुए थे और अचानक हमारे पास फ़ोन आया कि संतोष भारती को जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकट दे दिया। घटना है इसमें पूरी। जी बिल्कुल। तो उसमें मैं जब गया वीपी सिंह के पास कि मैं चुनाव क्यों लड़ूं, मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरे पास पैसा नहीं है, उन्होंने साफ कहा मुझे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और हमने बोफोर्स को सबसे पहले ब्रेक किया था चौथी दुनिया में जी। और बोफोर्स को ब्रेक करने के साथ हम लगातार बोफोर्स को आपने ब्रेक किया था कि चित्रा सुब्रमण्यम ने? नहीं, देखिए मैं यही कहता हूँ, यही हिंदी अंग्रेजी का खेल हो जाता है। जी बताइए। सबसे पहले हमने ब्रेक किया, चित्रा सुब्रमण्यम, एन राम ने उसके पहले उसके बाद उसको टेक ऑफ किया, और टेकअप करने के बाद हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर थे, अभी नाम याद आता है, अरुण शौरी साहब, उन्होंने फिर उसको हाथों हाथ उठा लिया। मेरा ये कहना है कि शुरू हमने किया हिंदी से, पर हिंदी की कोई पूछ पत्रकारिता में थी नहीं। सुरेंद्र जी के समय पहली बार हिंदी की पूछ पत्रकारिता में हुई। उसके पहले तो जो अंग्रेज़ी में छप जाता था वही अंतिम वाक्य माना जाता था। तो मैं उस दिमाग का आदमी हूँ और यही मुझे सीखने को मिला, वही मैंने पत्रकारिता इसमें पार्लियामेंट में जाके किया। मैं अपने अखबार में तो लिख नहीं सकता था क्योंकि लोग कहते कि वीपी सिंह लिखवा रहे हैं, तो इलस्ट्रेट वीकली में, धर्मयुग में मेरे हर हफ्ते कॉलम चलते थे। वो कॉलम ये गवाह हैं कि मैं जो देख रहा था उसी को लिख रहा था। मेरे लिए सरकार का उस समय कोई बहुत महत्व नहीं था। लोकसभा में मेरे भाषण इस बात का सबूत है कि मैं किस तरह की बात कह रहा हूँ, तो वो हर जगह मैं प्रो पीपल करता था। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका विनम्रता से मेरा यही उत्तर है कि मेरे सामने ये क्वेश्चन मार्क कभी आया ही नहीं। तो मैं जैसी पत्रकारिता कर रहा था वैसे ही मैंने राजनीति जो थोड़े दिनों की थी, एक 11-16 महीने की, वो मैंने की। अब चूंकि जिक्र आ गया है तो वैसे भी किताब वाला में क्या है कि जैसे जैसे प्रसंग आते रहे, एक स्वाभाविक बातचीत रहे। आप कह रहे हैं कि अचानक ही हो गया आपको फर्रुखाबाद से टिकट मिलना, लेकिन फिर आपने किताब में ही लिखा है कि किस तरह से आपके वर्सेस सुधींद्र भदौरिया, चौधरी अजीत सिंह, वीपी सिंह, एक पूरी रस्साकशी चली उस टिकट प्रकरण के लिए। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे जो किताब में लिखा है आपने? आप जो पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। क्या रहा वो टिकट को लेके, क्या रस्साकशी रही? मुझे बाद में पता चला कि जब वीपी सिंह, पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी आखिरी, उसमें वीपी सिंह ने कहा एक टिकट मुझे भी चाहिए। तो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड चौकन्ना हो गया कि इनको क्यों टिकट चाहिए, ये तो यहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अजीत सिंह ने ये सवाल पूछा कि आपको टिकट क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे एक टिकट चाहिए खाली सारे देश में। फिर उन्होंने पूछा किसके लिए, तब उन्होंने नाम लिया कि मुझे संतोष भारती के लिए टिकट चाहिए। इसके पहले अजीत सिंह ने उनसे कहा कि आप जिसको चाहें टिकट दे दें क्योंकि सारी चीज़ तो आपके दस्तखत से होनी है। तो वीपी सिंह ने कहा नहीं, मुझे संतोष भारती के लिए टिकट चाहिए और पार्लियामेंट्री बोर्ड की
मैं सहमति चाहता हूँ। तब चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सुधींद्र भदौरिया फर्रुखाबाद से लड़ें और मैं उनका नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ। तो वीपी सिंह ने कहा कि उनको मैं देखूंगा क्या करना है, आप चूँकि कह रहे हैं, लेकिन फर्रुखाबाद से तो संतोष भारती को ही मैं चाहता हूँ, अगर आप अनुमति देंगे तो। उस पर अजीत सिंह ने प्रस्ताव रखा कि हम संतोष भारती की टिकट के लिए ऑफिशियली प्रपोज करते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड से वो क्लियर हो गया। लेकिन ये मुझे बाद में पता चला, जब मेरा टिकट अनाउंस हो गया तब इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की घटना मुझे स्वयं अजीत सिंह जी ने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। इस किताब का स्ट्रक्चर जब मैं देख रहा था तो आपने इसकी शुरुआत, जो पहला चैप्टर है, उसके बाद तो एक रिजु रेखा में चलता है, सीधी लकीर में चलता है, वीपी सिंह के इस्तीफे और उसके पहले की परिस्थितियों से। लेकिन पहला चैप्टर आपने रखा है दो भविष्य के प्रधानमंत्रियों की अंतरंग मुलाकात। क्या वजह रही इस चैप्टर को पहला चैप्टर रखने की? चंद्रशेखर और वीपी सिंह की मुलाकात, तब दोनों ही प्रधानमंत्री नहीं थे। ये इसलिए मैंने रखा सौरभ जी, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है वो पाठकों को जानना बहुत ज़रूरी है। बड़ी घटना की शुरुआत किसी छोटी सी घटना से होती है, और वीपी सिंह और चंद्रशेखर में पहले बहुत मुलाकातें नहीं होती थी, इनमें कोई आपस में संवाद भी नहीं था। हालांकि वीपी सिंह के बड़े भाई संत बख्श सिंह सांसद थे और चंद्रशेखर जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वीपी सिंह कभी उस बीच में आते नहीं थे, ये बड़े दूर दूर रहते थे। शास्त्री जी की ज़्यादा नज़दीक थे, लाल बहादुर शास्त्री के, वीपी सिंह जी। तो हम जब चौथी दुनिया की लॉन्चिंग पार्टी हुई तो उस लॉन्चिंग पार्टी में कहाँ, ताज में? अशोका होटल, अशोका में हुई थी। तो वो भी एक था कि उन दिनों हिंदी के लोग कोई 5 स्टार को सोच ही नहीं सकते थे। अच्छा। किसी की पार्टी तब तक हिंदी मैगजीन की, अखबार की किसी 5 स्टार में नहीं हुई थी, जितना मुझे मालूम है। मैं इसको दोहराता हूँ। लेकिन हमारे मित्र कमल मोरारका ने कहा, जिन्होंने, जो उसके मालिक थे, जिन्होंने पैसा लगाया था, मुंबई के कारोबारी, जिनका चंद्रशेखर के जरिए मिले थे आप उनसे? मेरा चंद्रशेखर जी के जरिए था, उन्होंने ही परिचय कराया था मेरा। तो उन्होंने फिर पैसा लगाया इसमें, क्योंकि उनका कहना था कि पत्रकारिता अच्छी होनी चाहिए, और वो पता नहीं क्यों मेरी रिपोर्ट्स जो रविवार में छपती थी, संडे में आती थी, उससे बहुत प्रभावित थे। तो ऐसे ही चाय का कप ख़त्म हुआ और बात शुरू हुई। उन्होंने कहा कि एक अच्छी पत्रिका निकलनी चाहिए। मैंने कहा पैसा कौन लगाएगा और लीड कौन करेगा? कहने लगे तुम लीड करोगे। तो मैंने कहा पैसा कौन लगाएगा? मैं पैसा लगाऊंगा। ये बम्बई में बात हो रही है, चंद्रशेखर जी की पदयात्रा चल रही थी, वो जो भारत यात्रा, वो मुंबई कन्याकुमारी से भुवनेश्वर। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम करोगे। तो मैंने कहा कि पैसा मैं लगाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप लगा रहे हैं तो फिर कहने लगे बस अभी इस काम शुरू कर दो। चाय ख़त्म होते होते ये फैसला हो गया। वहीं से मैं सीधे कलकत्ता आया। कलकत्ता में हमारे 2 मित्र थे रविवार में, जो कमर वाहिद नकवी और रामकृपाल जी। इन दोनों को मैंने कहा कि भाई हम ऐसे निकालना चाह रहे हैं, और चूँकि आपको मैं नवभारत टाइम्स से ही निकाल करके रविवार में ले गया था, जब उदयन जी संपादक बने उन्होंने कहा कि मुझे 2 अच्छे लोग चाहिए। तो मैंने कहा रामकृपाल जी और नकवी जी हैं मेरी नज़र में। उदयन जी संपादक थे, उनका बुला लो उनको। तो इनको मैंने कहा था कि आप चले जाओ कलकत्ता। वो चले गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे पहले इनसे बात करनी चाहिए। रामकृपाल ने 1 सेकंड में कहा कि मैं चल रहा हूँ। फिर मुझे कहने लगे कि नकवी को भी ले चलें। तो मैंने कहा नकवी तैयार हूँ, तो इससे क्या बढ़िया है। तो रामकृपाल जी और नकवी जी हमारे पहले साथी थे आए, और वहाँ से हमने शुरुआत की। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे लोग, उन्होंने मेरा परिचय चंद्रशेखर जी ने जब कमल जी से कराया और कमल जी ने ये फैसला लिया, तो ये जान के उन्होंने फैसला लिया कि चौथी दुनिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म करेगी, और वो ना चंद्रशेखर जी का साथ देगी, न कमल जी का, किसी का नहीं देगी, वो लोगों का साथ देगी। ये पहले दिन से साफ था। और इसमें एक घटना और है कि राजीव गांधी ने कमल जी को बुला के किस तरीके से मेरे बारे में जिक्र किया कि इसको हटा दो, तुम्हारे 7 करोड़ मैं तुमको दिलवा देता हूँ यूपी सरकार से। और किस तरह कमल जी की बहादुरी, उन्होंने कहा कि वो मेरा अखबार है नहीं, वो तो संतोष का अखबार है, उनसे पूछो। सारी घटनाएं इसमें हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखी हैं कि ये सनद होनी चाहिए कि इस देश में ऐसे बहादुर लोग भी हुए हैं। मैंने मालिकों में देखा है रामनाथ गोयनका जी को, मैंने मालिकों में, मेरा अनुभव है अविक सरकार साहब के बारे में, निडर, अपने लोगों को पूरी खुली छूट देने वाले। और तीसरा आदमी मुझे और कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय कमल मोरारका के। तो ये मैंने इसलिए सारी घटनाएं लिखी ताकि व्यक्ति की अच्छाइयाँ भी सामने आएँ।
कि वो कितना हिम्मती है। किसी सरकार के सामने खड़ा होना हंसी खेल नहीं होता है। तो कमल जी ने उसमें पैसा लगाया और चंद्रशेखर जी के साथ जो हमारा संबंध था वो घटना मैंने लिखी है कि कैसे चंद्रशेखर जी से मैंने प्रपोज किया, क्योंकि उस समय आप आईएमसी में थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो दौर ऐसा था जब सारा देश विपक्ष के नाम पर धराशायी था। मैंने सर तब स्कूल जाने की शुरुआत की थी। मैं पहली क्लास में पढ़ता था उस समय जी। तो इंदिरा गांधी के मौत के बाद जो विपक्ष की हालत हुई, चंद्रशेखर जी खुद चुनाव हार गए थे, तो सब विपक्षी नेता धराशायी थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजीव गांधी को कैसे हैंडल करें या पॉलिटिक्स में दोबारा कैसे खड़े हों। उस दौर में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को भी मैंने लिखा है इसमें। लेकिन जब बिल्कुल ही घटाटोप था तब मैंने चंद्रशेखर जी से ऐसी बातचीत शुरू की कि देश में क्या होना चाहिए। उनका के समय तो खाली विश्वनाथ एक आशा है और वीपी सिंह के दिमाग में कुछ नहीं था। वो सिर्फ राजीव गांधी को इस्तीफा देकर के बाहर आए थे रक्षा मंत्री के पद से। आप कह रहे हैं वीपी सिंह के दिमाग में कुछ नहीं था, लेकिन वीपी सिंह अपनी आत्मकथा में मंजिल से ज़्यादा सफ़र में पूरा जब प्रकरण लिखते हैं तो कहते हैं कि जब उन्होंने राजीव गांधी ने उन्हें झिड़कते हुए प्रणब मुखर्जी का उदाहरण दिया, वो घटना इसमें है पूरी। हाँ। लेकिन मैं इसके पहले की बात बता रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर और वीपी सिंह की मुलाकात की बात तब तक बता वो रहा हूँ। कांग्रेस से निकाले भी नहीं गए थे। ठीक, निकाले भी नहीं गए थे। हाँ, इसीलिए चंद्रशेखर कहते भी इनके मन से अभी मोह खत्म नहीं हुआ। हाँ, उसमें सब जो मुझे कहा है मैंने लिखा है। तो मैंने जब चंद्रशेखर जी से बात शुरू की, देश की हालत ये है, क्या होगा कुछ नहीं पता नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि हो तो सकता है संतोष, बशर्ते विश्वनाथ कुछ सोचें। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप उनसे मिलिए या मिलना चाहें तो उनका क्या वो वहाँ आ सकते हैं भोरसी में। तो मैंने कल बताता हूँ। वीपी सिंह जी तैयार हो गए, भरोसा करते थे मेरे ऊपर। देखिए, भरोसा पैदा करने का भी एक शास्त्र है कि अगर लीडिंग पोजीशन पर सौरभ द्विवेदी जी हैं और सौरभ को ये भरोसा हो कि संतोष भारती उनके साथ काम कर रहे हैं, वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कभी नहीं बात करेंगे। उनके इंटरेस्ट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, देश के इंटरेस्ट में या इस केस में मैगजीन के इंटरेस्ट में बात करेंगे। तो फिर सौरभ जी नाम का व्यक्ति अपने साथी पर अविश्वास नहीं करेगा कभी। मैंने चंद्रशेखर जी को और वीपी सिंह को दोनों को ही भरोसा था, बल्कि उस समय के बहुत नेताओं को भरोसा था। अटल जी को भरोसा था, आडवाणी जी को भरोसा था, अभी जीवित हैं, कि ये कभी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हमको राय नहीं देगा, जो मुझसे बात करते थे कभी करके, या बहुत सारे नेताओं का जिनमें जिक्र है। उस दौर में जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ विश्वनाथ आ सकें तो मैं बात करना चाहूँगा। फिर मैं वीपी सिंह को लेके गया भोरसी, हम ही दोनों थे। एक तीसरे हमारे मित्र सूरज थे जो हमारे साथ 10 साल से थे। 10 साल से थे, तो वो बैठे हुए थे पीछे। तो वहाँ पर इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसके ऊपर मैंने लिखा कि भविष्य के 2 प्रधानमंत्रियों की अंतरंग मुलाकात, उसमें कोई नहीं था। उस समय आप जहाँ जाएंगे, जो चंद्रशेखर जी का आश्रम है भोरसी, उस समय वहाँ सिर्फ एक झोपड़ी थी और कुछ नहीं था, बाकी खेत थे। उसी झोपड़ी में इन दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई पता नहीं, लेकिन बाद में चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा कि विश्वनाथ के मन से अभी मोह कांग्रेस का गया नहीं है। वहाँ से शुरुआत हुई। उस हिसाब से मैंने वो चैप्टर लिखा है और उसी चैप्टर से मैं चला गया हूँ कि मेरी वीपी सिंह का परिचय कैसे हुआ। हमारे वीपी सिंह में कभी भी मित्रता नहीं रही। वो मित्रता, हम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। मतलब मैं पत्रकार था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा भी कि हमारे लिए सोमवार कब आएगा, उसका भी जिक्र किया है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जब वीपी सिंह ने इस्तीफ़ा दिया मुख्यमंत्री पद से, और अगर आप पढ़ें आपको अचरज होगा कि कोई साहित्यकार भी इतने हृदय की भाषा में त्यागपत्र नहीं लिख सकता। खास तौर पे जब वो कुर्सी का जिक्र करते हैं, हाथ हैं, सर हैं, पैर हैं, धड़ है, सर नहीं है। सर आके बैठा और सब लोग आके सर करने लगे। 8 पन्ने का वो खूबसूरत त्यागपत्र की, जो आपने रविवार में छापी थी मेरे ख्याल से। रविवार में जी। हम और सुरेंद्र जी नैनीताल थे, वहीं पता चला कि इस्तीफा हो गया है। हम लोग गए थे, तुरंत लौट पड़े। तो सवेरे जब वीपी सिंह से मिले उनके घर पे 6 बजे,
तो उनको मैंने अनुरोध किया। अब ये मेरा पहला अनुरोध था कि कोई उसके पहले मेरी वीपी सिंह की कभी न चाय पे न खाने पे मुलाकात ही नहीं हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और नतीजा क्या निकला कि उन्होंने मान लिया और अपने हाथ से उन्होंने रात भर बैठ के 12 पेज लिखे जो इसमें छपे हैं। उस पत्र ने मुझे भी और देश के बहुत सारे लोगों को वो कितने संवेदनशील हैं इसका परिचय कराया। तो वीपी सिंह से मेरी जो तब मुलाकात हुई, और फिर मैंने वीपी सिंह एक बार हमारे यहाँ खाना खाने के लिए घर पे आए, मैंने उनको इनवाइट किया। लखनऊ में एक ऑफिसर्स हॉस्टल में, उसमें 1-1.5 कमरे का मकान। मंगलेश डबराल भी थे। मंगलेश जी थे और एक राजेश शर्मा थे जो लखनऊ में डिप्टी डायरेक्टर थे इसमें सूचना विभाग में, बहुत अच्छे कवि थे, मंगलेश के दोस्त थे। तो मंगलेश जी और वो दोनों वहाँ थे और हम लोगों ने रात के काफ़ी घंटे गुजारे। पहली बार 3 घंटे, 8 बजे से 11 बजे तक। वीपी सिंह को मैंने कविताएं वहीं बोलते हुए सुना और इन दोनों ने अपनी कविताएं सुनाई। वो अद्भुत, वो तो दृश्य मैंने पता नहीं सही उसका चित्रण कर पाया है कि नहीं कर पाया, लेकिन एक मुख्यमंत्री अकेला जीप चलाता हुआ, खुली जीप, बिना किसी सिक्योरिटी के और एक पत्रकार के घर में चला जाए, तो वो मेरे लिए तो अद्भुत अनुभव था ही था। क्या वजह थी वीपी सिंह के इस्तीफे की? वो जो 24 नवंबर को उन्होंने जोश में कसम खा ली थी कि अब डकैतों पर प्रभावी कार्रवाई होगी, उनके अपने भाई की हत्या, रामचंद्र टकरू जिस तरह से दिल्ली से निर्देश ले रहे थे, वीर बहादुर सिंह, दिल्ली में एनडी तिवारी, शीला कौल, इन सब की घेरेबंदी, काम नहीं कर पा रहे थे, कई सारे फैक्टर्स। सौरभ जी, इन सबसे बड़ा फैक्टर था कि वीपी सिंह शुरू से ये मानते थे कि अगर मेरा कोई पब्लिक कमिटमेंट है तो मुझे वो पूरा करना है। ये सब बैकग्राउंड में थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट कर दिया था कि अगर अब डाकू कोई हत्याकांड करेंगे, वो तो प्रेस वालों ने पूछा तब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस एक लाइन ने उनको उस घटना के बाद जो देहली में हुई, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने लिखा भी है कि मेरे सामने सवाल था कि राजनेता आसानी से कह सकते हैं ये तो पुलिस का काम है, या वो फेल हो गए, या इस्तीफा देने से क्या रुक जाएंगी क्या, राइट। तो लेकिन पर उस समय के राजनीतिक आलोचक ये कहते हैं कि वीपी सिंह अपनी इमेज को ऐसे प्रेजेंट करते थे जैसे वो राजनीति में अनिच्छा से आए एक संत हों, सिद्धांतवादी व्यक्ति हों। पर एक सत्य ये भी तो है कि वीपी सिंह उस कुर्सी पे बैठे ही संजय गांधी की कृपा से थे। वीपी सिंह कोई इतने बड़े नेता थोड़ी ना थे कि उनके नाम पे जनादेश मिला हो उत्तर प्रदेश में, या एक लंबा उनके पीछे राजनीतिक सार्वजनिक अनुभव हो। हाँ, लेकिन वीपी सिंह ने ऐसा कभी पोर्ट्रे किया नहीं। जो लोग कहते हैं वो किस धारणा से कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये सत्य नहीं है। वीपी सिंह को उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला निस्संदेह संजय गांधी का था और इंदिरा जी ने उन्हें बुला करके कहा कि तुमको जाना है। तो वीपी सिंह इंदिरा जी के प्रति बहुत, वो संजय गांधी और राजीव गांधी के प्रति समर्पित नहीं थे, वो इंदिरा जी के प्रति समर्पित थे। उन्होंने मुझे कहा एक दिन, इस किताब में पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, कि इंदिरा जी ने मुझे ललबबुआ की तरह, जी आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है किताब में, तो ये उन्होंने कहा था मुझे कि मैं इंदिरा जी को तो भूल ही नहीं सकता। उन्होंने जिस तरीके से मुझे कभी निर्देश नहीं दिया, हमेशा सुझाव दिया, सुझाव देते देते उन्होंने मुझे जगह दी, इतनी मेरी हर बात मानी। यहाँ तक कि जो घटना मैंने लिखी है कि जब इस्तीफ़ा दे दिया तो ये बहुत डरे हुए थे कि इंदिरा जी बहुत डांटेंगी, लेकिन वो रानीखेत के दौरे पर मौसम की बात करती रही और फिर पूछा तिवारी बादल, चिड़िया, मौसम, और आखिरी में तिवारी जी कैसे रहेंगे। तो इंदिरा जी की पर्सनालिटी का जो उन्होंने मुझे बताया वो एक चीज़ है, पर इंदिरा जी के साथ मेरा जो एनकाउंटर हुआ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। अभी सुब्रत भट्टाचार्य साहब जो संडे के संपादक थे फिर हिंदुस्तान टाइम्स के, वो जिंदा हैं, वो ही वाज देयर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप, मैं फिर उस पहले सवाल पे आता हूँ, अगर आप ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं सौरभ जी, जो मैं छाती पे हाथ रख के कहता हूँ कि हाँ मैंने की है अपने पूरे पत्रकारी जीवन को, तो कोई आपकी आंखें नीचे नहीं झुका सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये रिपोर्टर की ताकत चाहे बोलने की हो टीवी पे या लिखने की शक्ति हो, अगर वो सत्य है तो चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे होते हैं।
जैसे हरदेव जोशी का हुआ, नहीं, जैसे श्रीपद मिश्रा का हुआ पहला। जोखई की जमीन वापस कर दीजिए। अभी जब ये प्रधान बताते भी चलिए कुछ कुछ प्रसंग, नहीं दर्शक कहेंगे ये लोग आपस में ही नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, एकदम संकेतों में बात कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी सुल्तानपुर गए थे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। वहाँ उन्होंने कहा कि एक परिवार ने वंशवाद के चलते हुए श्रीपद मिश्रा का इस्तीफा ले लिया, सुल्तानपुर के लाल हैं जी। और वहाँ पर सौरभ जी उस फौरन अगले दिन मेरे पास एक संपादक का फ़ोन आया कि भाई ये तो सत्य है नहीं, इस्तीफ़ा तो आपकी रिपोर्ट पे हुआ। मैंने कहा हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे अपने अखबार में उसको ऑनलाइन भी और वैसे भी उन्होंने छापा। हुआ ये था कि श्रीपद मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने गांव के एक उस समय हरिजन कहते थे, क्योंकि कवर पे भी हरिजन लिखा है रविवार के स्टोरी में। इस समय हरिजन कहें तो आप मुकदमे में फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन दलित हैं वो। नहीं, मुकदमे में तो नहीं फंसना चाहिए सर, आप हरिजन कहिए तो मुकदमे में चले जाएंगे। आप आज किसी को हरिजन कह दीजिए। हाँ, क्योंकि अब उनका जागृत समाज ये कहता है कि हमें दलित कहिए। राइट, नहीं, कानून भी हो गया है, अब आप नहीं उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते। हरिजन शब्द ही मुकदमा है। हाँ, हरिजन शब्द पे ही मुकदमा है। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इतिहास और में। वैसे भी जब आप एकेडमिक रेफरेंस दे रहे हो तो आपको वही शब्द इस्तेमाल करना होगा जो उस समय प्रचलन में हाँ, था। तो वो मैंने कहा, लेकिन तो उसकी जोखई की 20 बिस्वा जमीन थी जो सरकार देती थी पट्टा में घर बनाने के लिए। उनके काम की थी, क्योंकि पड़ोस में ही उनका खेत था, प्लॉट था, तो तालाब के किनारे वो ज़मीन थी। उन्होंने सोचा कि इसको लें तो अपना सीधा कर लें, उन्होंने कर लिया। अच्छा, कौन कहे मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन बोले? मेरे पास ये खबर आई तो मैंने कहा चलो निकल चलो। और जब लौट के आया तो मैंने सुरेंद्र जी को फोन। श्रीपद के राजनीतिक विरोधियों ने खबर पहुंचाई? नहीं, राजनीतिक विरोधियों ने नहीं, दो कांग्रेस के एमएलए थे, एक मोईद अहमद और एक राम सिंह। हाँ दोनों बहुत ईमानदार थे, उन्हीं की पार्टी के थे, जी श्रीपद जी के। उन्होंने मुझे जब ये खबर दी तो मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम तो न जाएंगे वहाँ पे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बस नहीं जाएंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर है और आपको तो कुछ बताना गड़बड़ हो जाता है, आपको तो हमने ऐसे ही बताया कि ऐसा हुआ है, आप कह रहे हैं रिपोर्ट करेंगे। मैं फिर गाड़ी लेके गया, वहाँ पे रहा, फिर मैंने थाने में पता किया, उसके बाद तहसील में पता किया, कागज़ निकाले कि जोखई के पास थे, जोखई से पूछा, उसके बाद मैंने स्टोरी की। और उस स्टोरी को जो ताकत मैं बता रहा हूँ पत्रकार की, अपनी नहीं, पत्रकार की ताकत उसमें, क्योंकि देखिए ना, हमारे पास बहुत लोग हैं, अश्विनी चोपड़ा हैं अब जिन्होंने कमला वाली स्टोरी की थी इंडियन एक्सप्रेस में। ताकत हो तो आप, अगर सत्य रिपोर्ट है तो कोई आपको उंगली नहीं दिखा सकता। उसमें जो किया इन्होंने श्रीपद जी ने, उन्होंने उसको नकारा। मैंने फिर दूसरी स्टोरी की उसके ऊपर, जिसको मैं कह रहा हूँ, सुरेंद्र जी कहते हैं कि स्टोरी के साथ खड़े हो, अगर आपके पास फॉलोअप स्टोरी नहीं है इसका मतलब आप सही जर्नलिस्ट नहीं हैं। तो फॉलोअप स्टोरी करो, मैंने वो किया। उसके बाद इंदिरा जी ने उसको जांच कराई और श्रीपद जी का इस्तीफा ले लिया। यहाँ ये तो बाद में हुआ, न्यूज़ लाइन की वजह से हुआ जी, हरदेव जोशी वाला। लेकिन ये स्टोरी की ताकत थी कि दो चीफ मिनिस्टर्स के इस्तीफे हुए। मेरा ये कहना है कि एक पत्रकार को हमेशा इस लाइन पे चलना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट में कोई घालमेल ना हो। घालमेल होगा तो फिर वो माना जाएगा कि उसने कहीं कुछ हैंकी पैंकी किया है, कुछ लिया दिया है, कुछ फेवर लिया है या फेवर दिया है। अब दिक्कत यह है कि हम उस समय के ये सीखे हुए हैं, आज भी हम उसी को लागू कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चौथी दुनिया की, अगर मैं आपको बताता हूँ, एक हेडिंग थी मनमोहन सिंह के बारे में कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं। किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ सबूतों के साथ हमने लिखा था कि मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं। लीड थी हमारी, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप जा सकते हैं, जो हमने उसमें तर्क दिए थे। मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्टोरी की कश्मीर को लेके, जो कि वो तो बहुत शोर हुआ ही उसका। कश्मीर को लेके हम लोगों ने जो स्टोरी की कि क्या हो रहा है वहाँ पे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन हमने एक स्टोरी की बेहोश प्रधानमंत्री मोदी जी के समय, नहीं कुछ बोल पाए, न कर पाए, न खंडन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपसे ये बहाना लेते हुए इस कार्यक्रम का,
कि आजकल ऐसे पत्रकारों की कमी हो गई है जो आंख में आंख डाल के बात कर सकें। ऐसे लोग आएँ, आप उनमें से एक मुझे लगते हैं। मैं इसीलिए आपको आपका प्रशंसक भी हूँ और मैं ही नहीं हूँ। मुझे एक दिन कमल मुराका जी ने पूछा कि ये सौरभ द्विवेदी कौन है, वो आपका प्रोग्राम देखते रहे होंगे जी। तो मुझे पूछा, तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हैं, आपका परिचय है? मैंने कहा मेरा परिचय नहीं है, आप मिलना चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ, शायद मुझे जानते हों। लेकिन उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो आपके छुपे हुए प्रशंसक भी बहुत हैं। ऐसे लोगों की पत्रकारिता में कमी है जो आंख से देखते हैं वही बोलें, जो आंख से देखते हैं वही लिखें, बजाय इसके कि आप चाशनी में लपेट करके कुछ एक अजीब सा आडंबर खड़ा करें। आजकल दुर्भाग्य ये है कि हमारे प्रोफेशन में वही ज़्यादा हो गए, वो ऐतिहासिक पत्रकार हो रहे हैं, और जो लोग ये लिखते हैं या कहते हैं ऐसा लगता है जैसे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई में से निकले हुए हैं, कि पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। पर आपने खुदाई से कई किस्से निकाल लिए। प्रणब मुखर्जी और धीरूभाई अंबानी का क्या रिश्ता था? आप साफ लिख रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और धीरूभाई अंबानी के रिलायंस के सौजन्य से उनका लंच आता था, पूरी मिनिस्ट्री का लंच आता था, और उनके रिश्ते जगजाहिर थे। और जब वीपी सिंह वित्त मंत्री बने तो ये रिश्ते खराब हो गए। किन से? राजीव गांधी सरकार और नहीं, वीपी सिंह जब वित्त मंत्री बने तो वीपी सिंह ने वो कोई काम नहीं किया जो प्रणब मुखर्जी के समय होता था। नंबर 1, उनके यहाँ पर प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री रहते हुए रिलायंस का कोई काम नहीं रुकता। नहीं, कोई काम नहीं रुकता था, बल्कि रिलायंस की वजह से उनके फैसले होते थे। ये मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जो होता था वो क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि ये सही नहीं है, तो मैं उनसे क्षमा मांग रहा हूँ कि आपको धक्का लग रहा हो तो आप उस धक्के को सहिए, क्योंकि उस समय जो हो रहा था मैंने लिखा, और उसका प्रमाण ये है सिर्फ इन्हीं का नहीं। आप अमिताभ बच्चन सोनिया गांधी का किस्सा आएंगे, उस पर भी आएंगे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इनकी बात करके रिलायंस की, कि रिलायंस के ऊपर मैंने एक बड़ा चैप्टर लिखा है इस पर, धीरूभाई अंबानी के ऊपर। धीरूभाई अंबानी को लकवा कैसे हुआ ये भी मैंने लिखा है। आएंगे उस पर। राइट। तो मेरा भूरेलाल जाते हैं। हाँ, मेरा ये कहना है सौरभ जी कि कुल मिलाकर के इतनी बड़ी किताब में जितने खुलासे हैं, हर पेज पे लगभग कोई ना कोई खुलासा है। जो लोग हैं वो भी जिंदा हैं, किसी ने ना खंडन किया ना मुझे मुकदमे की चिट्ठी भेजी। और सिर्फ धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों को छोड़ दीजिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उनके उसको छोड़ दीजिए कि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा। मैंने बुफोर्स के बारे में लिखा है, हिंदुजा की भी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे उसका खंडन भेजें। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग हैं, अमिताभ बच्चन की हिम्मत नहीं हुई, अमिताभ बच्चन तो इतने बड़े हैं, मैंने इतनी बड़ी चीज लिखी और सारे स्नेक, और हाँ ये स्नेक, और सारे देश के अखबारों ने उसको कोट किया। हाँ, क्योंकि वो जूसी किस्सा था। हालांकि ये किताब सोनिया गांधी, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं है, ये किताब इस देश के बहुत सारे लोगों के बारे में, जिसमें अडवाणी जी और अटल जी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद भी है। वो लोगों ने नहीं उठाया, इसको उठाया सहूलियत के हिसाब से उठाया। हाँ, लेकिन ये प्रकरण जो है, ये बताइए जरा, जो लकवे वाला प्रकरण है कि भूरेलाल छापा मारने जा रहे हैं, टीमें तैयार हैं, पालम एयरपोर्ट पर, फिर वीपी सिंह पहुंचते हैं, 15 मिनट तक चर्चा होती है। नहीं, वीपी सिंह नहीं पहुंचते हैं, भूरेलाल पहुंचते हैं। भूरेलाल जी वीपी सिंह के घर पे पहुंचते हैं, और मैं संयोग से वहाँ, पता नहीं क्यों संयोग है कि मैं बैठा हुआ। नहीं, वैसे भी आपका लंबा सार्वजनिक जीवन ऐसे कई संयोगों से घिरा है जब आप सही जगह रहते हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, भूरेलाल जी आए, ये दोनों अंदर के कमरे में चले गए। लौटते हुए मैंने सिर्फ एक सेंटेंस सुना कि आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो हुआ ये था कि जब उनके तो धीरूभाई के जासूस हर जगह थे। हाँ। तो जब छापा मारने की बात यहाँ तय हुई और 200 लोगों की टीम तैयार हुई कि पालम पे तैयार होके चलें, वहाँ धीरूभाई को पता चला उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो वो खबर लेकर के भूरेलाल जी आए। उन्होंने शायद अंदर कहा होगा, अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर थे भूरेलाल। हाँ, अभी भी हैं कि ये करना ठीक नहीं। तो वीपी सिंह वही एक लाइन बोलते हुए आ रहे थे, मैं समझा ही नहीं क्या बात है। अगले दिन जब खबर आई कि उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया और शायद छापा मारने जा रही थी डीआरआई की टीम, इसलिए ये दिक्कत परेशानी हुई, तब मैं अगले दिन मैंने पूछा वीपी सिंह से, मैंने कहा ये थी, तो मुस्कुरा के रह गए, बताते कभी थे नहीं कुछ।
पर वो 2 सेंटेंस ने मुझे 2 और 2 जोड़ दिया। और ये अमिताभ बच्चन के बारे में जो खुलासे हैं कि तेजी बच्चन आती हैं राजीव के पास कि ठीक है अमिताभ इलाहाबाद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आप उनको विदेश मंत्री बना दीजिए, या फिर दूसरा प्रसंग है जब अमिताभ राजीव से मिलने 10 जनपद जाते हैं और निकलते हैं, देन ही सेज ही इज़ अ स्नेक अमिताभ बच्चन के लिए, या तीसरा प्रसंग जब सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन का भेजा $1000 का चेक लौटा देती हैं, या चौथा प्रसंग जब वो अंडमान में छुट्टी मना रहे परिवार के पास पहुंचते हैं और फिर वीपी सिंह को युद्ध की आगत आशंका को देखते हुए वित्त मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ये $1000 वाला प्रसंग जरा विस्तार से बताइए, कौन कौन चला रहा था चावल की कंपनी पर्दे के पीछे से, ललित सूरी और सतीश शर्मा के अलावा? अमिताभ बच्चन खुद। ये इस किताब में खुलासा है कि देश में किसी को नहीं मालूम है कि अमिताभ बच्चन उसका पार्ट थे, उसका हिस्सा थे उस चावल के व्यापार का। जब राजीव जी की डेथ हो गई तो अचानक डेथ हुई। सोनिया गांधी दिमागी रूप से बहुत चिंतित थी। उनको राहुल की लंदन में पढ़ाई की चिंता थी। राहुल उस समय लंदन में थे। तो मेरा ख्याल है जैसे एक माँ का होता है कि वो अपने सारे क्या चीज़ें हैं उनका पता रखे, उनको पता तो होगा नहीं, या होगा तो राजीव जी ने कितना बताया होगा पता नहीं, क्योंकि आपको बताऊं कि राजीव जी बहुत सारी चीज़ें सोनिया जी को नहीं बताते थे। राजीव जी इस मसले में बहुत साफ थे। अब इस घटना को लेकर के सोनिया जी के मन में चला होगा तो उन्होंने पता किया होगा कि कुछ वो चावल का धंधा था उसमें कुछ आया कि नहीं आया। मतलब गांधी परिवार के पास भी कुछ आना था, उससे आना चाहिए था, क्योंकि ऐसे जब धंधे होते हैं तो ऐसा नहीं कि इतने बहुत परोपकार में होते हैं, कहीं ना कहीं आदमी बैकअप कुछ तैयार करता है। तो मुझे लगता है कि वो शायद सोनिया जी को लगा हो और उन्होंने बात की हो अमिताभ से, तो उन्होंने सिर्फ एक कहा कि मुझे राहुल की पढ़ाई की चिंता है, फीस की, आप फीस का इंतज़ाम कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन जो उनके घर के इतने नज़दीक थे, उन्हें जो मिला इसी घर की बदौलत मिला। अमिताभ बच्चन ने $1000 का चेक, मैं कुछ करता हूँ, और अगले दिन $1000 का चेक उनको भेज दिया। सोनिया जी ने उसको वापस कर दिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैंने इसमें लिखा है कि वो दिन था कि वहाँ से अमिताभ बच्चन का और गांधी परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अपमान लगा उनको। अमिताभ बच्चन को ये नहीं करना चाहिए था। मैं फिर कहता हूँ, इतनी सारी दुनिया में इस केस की चर्चा हुई, अमिताभ बच्चन ने अभी तक मुझे खंडन नहीं किया है। हर छोटी चीज़ पे कूद पड़ते हैं सफाई देने के लिए। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये स्टोरी सत्य है, इसका प्रमाण ये है। और स्नेक वाली बात पे मैंने एक आदमी का भी नाम लिखा है इसमें, जो वहाँ मौजूद था, राजीव शुक्ला। तो राजीव शुक्ला एक 10 साल का लड़का भी मौजूद था जो बाद में लोकसभा वो मैं सदस्य नहीं बना। आपको बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा आप ट्रम्प तो कह रहे हैं कि इतना खुल के बात कर रहे हैं कि नहीं खुल के बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कल ये लोग कोई आते हैं कि ये झूठ है, तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। अच्छा, कि राजीव शुक्ला भी पलट गए तो वो मौजूदा लोकसभा। हालांकि राजीव शुक्ला अब इसलिए नहीं पलट सकते हैं कि उन्होंने इस बात की तस्दीक एक बड़े राजनेता के सामने की कि हाँ संतोष भाई सही लिख रहे हैं। अब इनको कहाँ से पता चला ये मुझे नहीं पता। तो फिर उस नेता, देखिए ना, सबूत ऐसे ही बनते हैं जी। जब आपने कन्फेस किया कि हाँ ये सही है, और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने भाई साहब इसको सोनिया गांधी को भी बताया था कि राजीव जी ने आज की ये कहा है अमिताभ बच्चन के लिए। तो सोनिया जी को भी मालूम है, अमिताभ बच्चन को भी मालूम है, राजीव शुक्ला को भी मालूम है, उस 10 साल के बच्चे को भी मालूम है। मैं अपना डिफेंस तो तैयार रखूँगा ना। मुझे तो सीख ये मिली है कि अगर कोई खंडन करे तो आपके पास सबूत होना चाहिए। देखिए, मैं ये फिर कहता हूँ आपसे सौरभ जी कि स्टोरी में अगर दम नहीं है तो वो स्टोरी चलती नहीं है। इसकी एक घटना का भी खंडन कहीं से नहीं आया। रामविलास जी के यहाँ से नहीं आया कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि आप उनके पुत्र, उनकी पत्नी से पूछ सकते हैं क्या सत्य था कि मैं कैसे उनको हाथ पकड़ के निकाल के लाया। इसमें अमिताभ बच्चन के यहाँ से कोई खंडन नहीं आया। ये इस तक का खंडन नहीं आया कि राजीव जी उनसे कहते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या नाम है, तुम हाँ, ये तो हमको बड़ा लगा कि वो राष्ट्रपति आए हैं और किसी दूसरे देश के, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने सांसद मित्र से कि हाँ भाई नाच के दिखाओ। नहीं, उनको बताया ये बहुत बड़े कलाकार हैं। और अमित, तुम मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसके ऊपर डांस करके दिखाओ।
तो ये सारी घटना मैंने लिखी है, सत्य का एक ही प्रमाण है कि इसके ऊपर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। चूँकि हम किताब बहुत बड़ी है, 400 पन्नों से ज़्यादा की, समय 1 घंटे का है। ये सारे प्रकरणों के बीच फिर इस्तीफ़ा होता है वीपी सिंह का, उस पर काफ़ी बात हुई भी है, और इलाहाबाद में बाई इलेक्शन होता है। तब तक अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के बाई इलेक्शन से पहले एक बड़ी घटना होती है जो किताब में लिखी है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उसका जिक्र हाँ, करूं, फिर आप एडिट कर देना उसमें। नहीं, एडिट कुछ नहीं होता है। ये जा रहे थे, अपने बेटे को एमबीबीएस की, छोटे बेटे को डिग्री मिली थी, तो आईआईसी में कुछ लोगों को, घर वालों को डिनर पे बुलाया। तब तक खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम चलो हम मिल के आते हैं। वहाँ पहुँचे तो राजीव जी ने पहुँचते ही कहा कि आजकल बड़ी जय जयकार हो रही है तुम्हारी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोई जय जयकार नहीं हो रही है। नहीं, तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्लान कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो पत्रकार वार्ता में भी कहा था कि मेरा तो शव कांग्रेस के झंडे में लिपट गया। मैंने नोट लिखा है उसमें। राजीव जी ने इनसे कहा कि तुम्हारा प्लान क्या है। उनको कोई प्लान नहीं है। आप, अगर आपके मन में बहुत मुझे लेकर के शंकाएं हैं तो मैं इलाहाबाद हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाता हूँ। आप कहिए तो मैं हरिद्वार जाकर के रहने लगता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कोई काम देना चाहते हैं तो आप मुझे साउथ का काम दे दीजिए, वहाँ से कांग्रेस ज़ीरो है इस समय, मैं वहाँ रह के करूँगा। राजीव गांधी ने इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, और यही मैंने लिखा है कि डेस्टिनी कैसे आदमी को के मुंह में शब्द ले आती है। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ, तुम अभी जा रहे हो, जय जयकार हो रही है, लेकिन तुम प्रणव की तरह लौट के आ जाओगे। तो वीपी सिंह ने कहा कि अगर ये आपका चैलेंज है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। काश राजीव गांधी ने वो नहीं कहा होता। कई प्रसंग मैंने इसमें लिखे हैं कि राजीव गांधी ने अगर ये नहीं किया होता तो वो आज हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन वो जो मौका था कि वीपी सिंह ईमानदारी से जा रहे थे, उन्होंने अपने घर वालों को कह दिया था। उनकी पत्नी है अभी हमारे बीच में, वीपी सिंह जी, सीता देवी जी, उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे कह दिया था कि सामान बांधो, 1 महीने के भीतर हम लोग इलाहाबाद शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ छोड़ करके। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, इलाहाबाद में घर अपना वहीं रहेंगे, खेत हैं। अगर राजीव गांधी ये नहीं करते, और ये किसी को नहीं पता है कि उस आखिरी दिन क्या बातचीत हुई जहाँ से वीपी सिंह ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो उनसे कहा कि तुम 3 महीने नहीं सस्टेन कर पाओगे। वीपी सिंह का अगर मैं 3 महीने सस्टेन कर गया तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। और वहाँ से वीपी सिंह का पूरा चरित्र बदल जाता है। फिर वो पूरी सियासत में कैसे क्या, और ये भी देखिए कि जब तक वो अपोजिशन की मीटिंगों में जाते रहे कुछ नहीं हुआ, और जिस दिन उन्होंने पब्लिक के बीच में जाना शुरू किया वो अपने आप बड़े नेता हो गए। इस स्ट्रैटेजी में वीपी सिंह का कोई सानी नहीं। उन्होंने ये देखा कि अगर मुझे देश में अपना व्यक्तित्व बनाना है तो इलाहाबाद का उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। किसी को हवा नहीं थी, इलाहाबाद का उपचुनाव लड़े। वो उपचुनाव भी कमाल का था। उस उपचुनाव में एक बड़ी घटना हुई जो इसमें लिखी है, जो देश में किसी को नहीं पता। काशीराम जी की। बड़े लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। वीपी सिंह तो उनसे ये कहने के लिए मिले थे कि आप हमारा समर्थन कीजिए। काशीराम ने कहा कि मैं आपको उससे बड़ा सहयोग देता हूँ। उनका मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ। 75,000 के करीब वोट आए थे काशीराम जी को, और हवा बिल्कुल बदल गई थी। अगर काशीराम जी न खड़े होते तो हो सकता है ये चुनाव बहुत कम हजार से हार जीत में जाता। लेकिन काशीराम जी खड़े हुए, और किसी को हवा नहीं लगी कि काशीराम जी क्यों खड़े हुए हैं। उन्होंने मायावती जी को भी नहीं बताया, उन्होंने किसी को नहीं बताया, और एक फैसला ले लिया और उसके ऊपर चल। देखिए, बड़े जब देखते हैं उन लोगों के बारे में, आज का ज़माना हो तो हर आदमी कहता है कि अरे वीपी सिंह ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, टीवी चैनलों को, प्रेस वालों को लीक करता खबरें। उस ज़माने के लोग ऐसे नहीं थे। पर आपने एक बार लीक की थी आज तक को खबर, संजय पुगलिया को, जब सब प्रधानमंत्री पूर्व मिल रहे थे। वो इसलिए क्या था मामला? मामला ये था कि 4 भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। मेरे दिमाग में ये आया कि अब इसमें फिर मैं ज़्यादा आ रहा है, मेरे दिमाग में आया कि ये चारों प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं घर में, तो ये एक साथ मिलकर देश में क्यों नहीं घूमते। अटल जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। तो पहले मैंने राव साहब से कहा, राव साहब ने कहा कि हाँ मिल तो सकते हैं,
तो मैंने कहा आपकी हाँ है? कहने लगे हाँ मेरी ये हाँ। वो कविताओं के कार्यक्रम के बाद की बात? बाद की बात। हाँ। कहा हाँ मेरी हाँ है। तो मैं फिर मिला जाके चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर ने कहा, मैंने कहा आप बुला लीजिए, सब लोग आ जाएं। कहले मैं बुलाऊं क्या, कोई नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, तुम पहले सबसे बात कर लो। फिर मैंने गुजराल साहब से कहा, देवेगौड़ा जी से कहा, वीपी सिंह जी से कहा, सब तैयार हो गए। चंद्रशेखर जी ने अपने घर चाय के लिए बुला लिया इन सब लोगों को। जब 1 घंटा हो गया तो मुझे लगा कि यार ये तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा हो जाएगा, ये 4 इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं 1.5 घंटे की। तब मैंने संजय को फ़ोन किया, संजय पुगलिया को। तो संजय ने फिर भेजा, आज तक ने इसको फिर दिखाया था। लेकिन वहाँ मुझे इसलिए लगा कि ये चारों लोग एक साथ हैं। अब आप देखें ना कितनी बड़ी चीज़ होती है। अटल जी कहते हैं फ़ोन करके गुजराल साहब को, मेरे लिए भी जगह रखिएगा। ये बड़े भारी, बहुत बड़े लोग थे। ये बताइए कि इस जो मैंने शुरुआत में कहा कि तमाम ज़रूरी राजनीतिक संदेशों के आदान प्रदान के लिए आपको चुना जाता था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने आपको बुला के एक बात कही थी, क्या थी वो बात? ज्ञानी जी ने 3 बार कोशिश की कि राजीव गांधी को बर्खास्त करें और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाएं। पहली बार उन्होंने सीधे कहा, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि गैलेंट्री अवार्ड का फंक्शन था, जिसमें उन्होंने वीपी सिंह को सीधे प्रपोज किया कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। वीपी सिंह ने हाथ जोड़ लिए। दूसरी बार उन्होंने अरुण नेहरू से कहा। अरुण नेहरू को वीपी सिंह ने सीधे मना कर दिया और कलकत्ता के लिए चल दिए। तीसरी बार जब वीपी सिंह की माँ की डेथ हुई, 13 थी, हाँ 13वीं, तो मुझे कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, उनको हाँ लेके आओ। तो मैं सीधे यहाँ से गया वीपी सिंह के पास। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, मैं उनको 3 बार मना कर चुका हूँ, एक बार खुद, दूसरी बार अरुण नेहरू को और तीसरी बार आपको कह रहा हूँ। तो मैं वही सोचता हूँ कभी कभी, आज राजमंत्री बनने के लिए आदमी क्या क्या उपाय करता है, और वहाँ प्रधानमंत्री पद 3 बार ज्ञानी जैल सिंह ने कहा और चौथी बार 1996 में सारे अपोजिशन ने कहा क्या प्रधानमंत्री दूसरी बार संयुक्त मोर्चा की सरकार का, किसने मना कर दिया। वो 2 निकल गए, गाड़ी से रिंग रोड पे घूमने लगे। तो मैं सिर्फ ये क्यों थी झिझक 96 में? अपनी सेहत की वजह से? मेरा ख्याल है उनको ये लगा होगा कि दुनिया, डॉक्टरों ने डायलिसिस सजेस्ट कर दी थी, हर दूसरे तीसरे दिन होता था, दूसरे दिन। हाँ। तो उसमें शायद उनको लगा होगा कि दुनिया क्या कहेगी कि डायलिसिस पे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आज बताइए ना, आज मरते हुए आदमी को कह दीजिए कि तुमको जिला परिषद का अध्यक्ष बना रहे हैं, वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग हुए हैं, जैसे वीपी सिंह उसका एक एग्जाम्पल है, जयप्रकाश जी एग्जाम्पल थे। इन सब लोगों ने जो प्रधानमंत्री, गांधी जी एग्जाम्पल हैं, जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को उतना महत्व नहीं देते थे जितना सार्वजनिक जीवन। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी को महत्व नहीं देते थे, लेकिन 2 दिसंबर को सेंट्रल हॉल में जो हुआ वो क्या था? आपने बरी कर दिया वीपी सिंह को अपनी किताब में। लोग कहेंगे कि आपकी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति है, इसलिए आपकी वस्तुनिष्ठता नहीं। मैंने बिल्कुल बरी नहीं किया। वो अरुण नेहरू जी का और बीजू पटनायक जी की योजना थी। और अरुण नेहरू से आपकी पुरानी दुश्मनी है? नहीं, मेरी कोई दुश्मन नहीं। किताब में आप ही ने लिखा है। नहीं, दुश्मनी नहीं है। देखिए ऐसा है कि फिर मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं और कोई आपका साथी है, और वो ये समझे कि मैं उसकी बुराई आपसे कर रहा हूँ, तो किसी को पता हो या ना पता हो, आपको तो पता है ना कि मैंने बुराई नहीं की है। अगर 4 लोग होते तो घपला होता, लेकिन जब नहीं होना चाहिए। 3 में नहीं होता है ना, कि कोई जो मेन है उसे पता है कि इन दोनों ने मुझे क्या कहा। वही चीज़ अरुण जी को भ्रम था कि मैं जो अखबार में लिखता हूँ इन लोगों के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ या जन मोर्चा के खिलाफ, वीपी सिंह मुझसे लिखवाते हैं। जब वीपी सिंह मुझसे कुछ कहते ही नहीं थे और मैंने उनको क्या लिखा है कभी बताया नहीं, तो वो तो साफ थे मेरे बारे में ना। और यहाँ पर अरुण जी गलत हो गए। नहीं तो अरुण जी ने कोशिश कम नहीं की। अरुण ने मुझे हटाने के लिए, मैंने घटना लिखी कि वो नहीं आऊंगा, नहीं गए 6 महीने तक ना। हाँ। तो वीपी सिंह ने कहा वो उनका फैसला है। क्या चीज थे अरुण नेहरू? राजीव, मतलब संजय की मौत के बाद से वो प्रभावी होना शुरू करते हैं। राजीव के दौर में एक वक्त था कि ही वॉज द वन कॉलिंग ऑल द शॉट्स। फिर वीपी सिंह के भी दौर में वही होता है। इंदिरा जी को ये डर था कि राजीव को लोग बहका न दें। जब राजीव संजय की डेथ के बाद
कांग्रेस में शामिल हुए, जनरल सेक्रेटरी बनते जनरल हैं, सेक्रेटरी इंचार्ज बने। बनते हैं। हाँ, जनरल सेक्रेटरी बनने के साथ ही उन्होंने किसी एक भरोसे के आदमी को उनके साथ लगाना चाहा, जिसमें उन्होंने अरुण नेहरू को लगाया कि अरुण के ऊपर नज़र भी रखें, उनको बैकग्राउंड भी बताते रहे, इन्फॉर्मेशन भी देते रहें, क्योंकि उनको लगता था कि राजीव का कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो एक आदमी चाहिए। तो वहाँ से अरुण नेहरू उनके नज़दीक हुए, और अरुण नेहरू इतने समझदार आदमी थे कि जहाँ भी रहते थे वहाँ पे डोमिनेट करते थे और सूत्र सारे अपने हाथ में रखते थे। उनकी और राजीव गांधी के बीच में झगड़े का कारण ही ये था कि उन्होंने धीरे धीरे राजीव जी को बाईपास करके अपने को सर्वशक्तिमान सारे देश में जतलाना बतलाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनमें और राजीव गांधी में काफ़ी दूरी हो गई, जिसकी वजह से उनको बाद में निकलना भी पड़ा। लेकिन अरुण नेहरू की एक तारीफ मैं करता हूँ, उस आदमी को सब कुछ पता था, क्योंकि उसने मुझे एक दिन बताया कि सोफमा ज़्यादा अच्छी है वो फोर्स से, और क्या हुआ क्या नहीं, कुछ बातचीत हो रही थी। लेकिन अरुण नेहरू ने एक बार भी बोफोर्स सौदे के जड़ में क्या है ये वीपी सिंह को नहीं बताया, जबकि वीपी सिंह के जीतने का मुख्य कारण बोफोर्स ही था सारे देश में। लेकिन अरुण नेहरू ने कोई चुगली नहीं की राजीव गांधी की। देखिए, जिन लोगों की अच्छाई है वो अच्छाई भी माननी चाहिए। अरुण नेहरू खाली थोड़े से प्रो पीपुल हो जाते। आपसे बहुत प्यार करते थे। नहीं, मैंने कहा ना, उसका रीज़न यही है कि अरुण नेहरू, लगता था कि आप वीपी सिंह के ज़्यादा करीबी हैं। बिल्कुल, अरुण नेहरू कोई नहीं, अभी हैं हमारे सतपाल मलिक हैं, आरिफ मोहम्मद खान, इन सबको लगता था, ये ग्रुप था कि ये जो कहता है वही वीपी सिंह करते हैं। अब इसका क्या इलाज है कि ये जो कहता है वही वीपी सिंह करते हैं। वीपी सिंह को इन्होंने इतना हल्के कानों का मान लिया था कि मेरे जैसे एक छोटे संपादक से वो प्रभावित हो रहे थे, ऐसा कुछ था नहीं। पर होता क्या है कि अंधेरे में रस्सी को भी बहुत सारे लोग सांप समझते हैं, तो वही ये लोग कर रहे हैं। और सेंट्रल हॉल का धोखा, आपने तो कह दिया अरुण नेहरू की प्लानिंग थी, बीजू पटनायक साथ थे, वीपी सिंह को नहीं पता था, ये आप दावा कर रहे हैं। पर चंद्रशेखर का खेमा तो मानता है कि वीपी सिंह के संज्ञान में सारा प्रहसन हुआ। देखिए, चंद्रशेखर जी के खेमे में अगर ऐसे लोग न होते तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर में अलगाव ही नहीं होता, और अलगाव नहीं होता तो वो इतना अच्छा दौर था कि जिसमें चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह थे, देवीलाल जी थे, बाकी लोग भी थे। इन और देश तीनों में ही अपने आप को बहुत असर्ट करने वाले उत्तर भारत के नेता हाँ, थे। लेकिन कैसे रहते एक थाली में? नहीं, एक थाली में रह सकते थे। होता कि आदमी जो आसपास लोग होते हैं ना, उनके कान के बहकावे में आ जाता है। जैसे वीपी सिंह भी बहकावे में आए होंगे, अगर नहीं आए होते तो उनका जो डायलॉग है बंद कैसे होता चंद्रशेखर जी से। या क्यों यशवंत सिन्हा को कैबिनेट में नहीं रखा? वो तो वीपी सिंह का एक सोचना था कि हम यशवंत सिन्हा को, मैंने इसमें लिखा है कि अगर वो कैबिनेट में रख लेते उनको या कमल मुरारका को, तो चंद्रशेखर जी बिल्कुल ठीक रहते हैं। पर उन्होंने, पता नहीं उनको क्यों लगा कि सुबोधकांत सहाय ज़्यादा सही रहेंगे, वो सुबोधकांत सहाय को लेके आए। सुबोध जी चंद्रशेखर जी के पास सीधा कम्युनिकेशन कर नहीं पाए, और नतीजे के तौर पे यशवंत सिन्हा पूरे खिलाफ हो गए। लेकिन यशवंत सिन्हा ने भी कभी चंद्रशेखर जी को वीपी सिंह के पर्सनल विरोध की राय नहीं दी। वो हैं अभी हमारे बीच में, तो आप पूछ सकते हैं, वो उन्होंने नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर है कि आदमी के मन में क्षोभ तो होता ही है ना, कि आपने बनना, उसको कैबिनेट चाहिए था, वो चंद्रशेखर जी के सबसे नज़दीक थे, और आपने उनको राज्य मंत्री ऑफर कर दिया। तो ये सब राजनीतिक गलतियां हैं, इनके बहुत क्यों हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि इन सब में अरुण नेहरू का रोल था, क्योंकि वीपी सिंह अचानक अरुण नेहरू पर बहुत डिपेंडेंट हो गए थे सरकार के मसलों को लेकर के। इसीलिए तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा चुंबक था अरुण नेहरू के पास। मैंने कहा ना कि अरुण नेहरू की जो अपनी पर्सनालिटी है और जो बातचीत थी, वो कुल मिलाकर के बहुत डोमिनेटिंग थी, और वो लोगों को कन्विंस कर लेते थे दाएं कह के बाएं कह के। देखिए, अरुण नेहरू अगर चाहते हैं तो महम वाला झगड़ा ही नहीं होता। महम वाला झगड़ा अरुण नेहरू उसके एक बड़े कारक थे उसको खड़ा कैसे? करने में। अरुण नेहरू का कि ये तो सारे देश में, ये महम कांड का जिक्र हो रहा है। महम एक सीट है हरियाणा में। जब चौधरी देवीलाल वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए तो उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। वो विधायक नहीं थे उस समय, उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ना था,
और महम से जो 24वीं जो वहाँ की खाप थी उसने आनंद सिंह डांगी को, जो कभी देवीलाल के खास थे, उन्हें लड़ाया। झगड़े हुए, दो बार चुनाव स्थगित हुए। एक और कैंडिडेट की अमीर दास नाम था शायद, दूसरे वाले में मौत हुई, गोली चली, बहुत पन्ने रंगे गए महम कांड। जी, तो इसमें अरुण नेहरू का रोल ये था कि देवीलाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला को बिना किसी को बताए चीफ मिनिस्टर बना दिया था। ठीक बात। अरुण नेहरू ने इस और महम को लेकर फिर गोली चली। अरुण नेहरू ने इसको इस रूप में लिया और लोगों को बतलाया और वीपी सिंह को कि आपका रथ तो युधिष्ठिर की तरह जमीन से 6 इंच ऊपर चलता था, आपको इतनी साख है, लोग इतना भरोसा करते हैं, इसको लेकर के तो आपकी पूरी साख खत्म हो जाएगी। और वीपी सिंह के साथियों से कहा कि भाई इसका तो विरोध होना चाहिए, ये तो वीपी सिंह को बिल्कुल कोने में रखने की बात है। अगर अरुण नेहरू चाहते तो ये उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि अजीत सिंह भी महम चले गए थे, जो देवीलाल जी को अच्छा नहीं लगा, और अजीत सिंह को महम भेजने में थोड़ा बहुत परसेंट हमारे अरुण नेहरू जी का भी था, उनको उकसा के भेजने का। तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, इनको अरुण नेहरू में ये ताकत थी कि वो मैनेज कर लेते। उन्होंने मैनेज किया नहीं, और चूंकि मैनेज नहीं किया इसलिए महम एक बड़ी घटना के रूप में सामने आया, जिसने देवीलाल जी को और चंद्रशेखर जी ने सपोर्ट कर दिया देवीलाल जी को कि तो आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, वीपी सिंह से। आप लोग जब बताते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में, देखिए मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, दिलचस्पी से पढ़ता हूँ, तो लगता है कि साहब बड़े कमिटेड, देश के लिए, नीति के लिए बड़े कमिटेड लोग थे, लेकिन फिर राजनीति के लिए इतने कमिटेड हो जाते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली थ्योरी कहीं भी ले जाते थे कि अच्छा इससे वीपी सिंह का नुकसान हो रहा है तो चंद्रशेखर सपोर्ट कर देंगे, इससे चंद्रशेखर नुकसान हो रहा है तो वीपी सिंह कर देंगे। वरना महम कांड जैसी घटनाओं में कैसे चंद्रशेखर सपोर्ट कर सकते थे? क्या नैतिक आधार था? देखिए, नैतिक आधार नहीं था। होता यह है कि आप जब नीतियों की बात करते हैं उसमें इन सब की नीतियाँ एक थी, लेकिन उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में जहाँ आदमियों का रोल आ जाता था, वहाँ सब अपने अपने समर्थकों को बचाने में या उनको जगह दिलवाने की पूरी कोशिश करते थे। अच्छा, जब एक कमज़ोर सरकार होती है या मिलीजुली सरकार होती है तो उसमें ये सब होता है। अब इसमें एक घटना है विश्व हिंदू परिषद को लेके कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ये सुझाव देते हैं कि गिरफ्तार कर लीजिए इन सारे लोगों को। जिन्होंने बाद में रथ यात्रा शुरू की वही उसके पहले कहते हैं इनको गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करेंगे अगर राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो ये घटना तो मैंने ही लिखी है ना इसमें। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे समय आडवाणी जी कम लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन आडवाणी जी का गिरफ्तार करने का सुझाव देना वीपी सिंह को हैरत में डाल गया। ये क्यों कह रहे हैं? अटल जी वहीं पर, दो लोग साथ हैं, आडवाणी जी और अटल जी। अटल जी पूरी तौर पे इस सरकार को चलाने के पक्ष में थे, वीपी सिंह की सरकार को। आडवाणी जी जल्दी में थे, लेकिन दोनों ही लोकतंत्र के प्रति कमिटेड थे। अच्छा, अब आप अटल का जिक्र ले आए हैं, हम लोग उत्तरार्ध में हैं बातचीत के। गोविंदाचार्य 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लौट ना पाए, इसके लिए कुछ रणनीतियां बनाते हैं, बैठकें करते हैं। आप भी ऐसी कुछ बैठकों में शामिल थे? क्या होता था उन बैठकों में? क्या था गोविंदाचार्य? नहीं, मैं खाली एक बैठक में शामिल। एक में थे, चलिए, कुछ में नहीं। जब 2004 का फैसला आ गया, कौन प्रधानमंत्री होगा इसके बारे में चलने लगा, जिसका जिक्र मैंने एक किया है कि जो जब वीपी सिंह ने सारे विपक्ष को एक कर दिया था और बुलडोज कर दिया था बीजेपी के पक्ष में जो भी समर्थन हो रहा था, जिसमें करुणानिधि बहुत की थे कि मैं वाजपेयी को वचन दे चुका हूँ, तो जिस तरह से उन्होंने करुणानिधि को रोका, उस समय ये एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ गोविंद जी और हमारे एक पत्रकार मित्र हैं उमा जी, ये सब मिलकर के पूरी कोशिश कर रहे थे कि आडवाणी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, गोविंदाचार्य की ये 2004 में कोशिश थी? 2004 में कोशिश थी। नतीजे आने के बाद जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले जब बीच में नतीजे आ गए थे, अब कौन राष्ट्रपति किसको बुलाएंगे, ये सवाल खड़ा था। किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो उस दौर में वीपी सिंह ने ये तय किया, जिसमें घटना है कि कैसे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। वो पूरी जो शुरुआत हुई, जैसे शुरुआत हुई, आप और अहमद पटेल
संदेशवाहकों के रूप में थे। हाँ, ये शुरुआत हुई डॉक्टर मंजूर आलम की तरफ से। डॉक्टर मंजूर आलम इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर वीपी सिंह, सोनिया गांधी चाहती हैं कि वीपी सिंह उनकी मदद करें इसमें, और कोई हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे अहमद पटेल मिलना चाहते हैं वीपी सिंह से। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और उसमें दिन के हिसाब से भी मैंने लिखा है कि कैसे कैसे हुआ था। वीपी सिंह का जवाब बड़ा दिलचस्प था आपसे बातचीत में। उन्होंने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने की बात होती तो मैं कुछ नहीं सोचता। हाँ, यही कहा उन्होंने। तो क्या ये आपको ये लग रहा था आप लोगों को कि बीजेपी आडवाणी का नाम अब पुश कर रही निर्णायक रूप से 2004 में ही? नहीं, उन्होंने जब बहुमत नहीं था तब भी उन्होंने 2004 में अटल जी से पूछा। अटल जी से उनकी बातचीत के 2-3 मौक़ों पर मैं गवा रहा हूँ वहाँ पे। उन्होंने अटल जी से पूछा कि प्रधानमंत्री आप किसको अटल जी बना रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मैं नहीं हूँ, आडवाणी जी का नाम हम लोग रखेंगे। ये नतीजे आने से पहले था? नतीजा आने से पहले। जब ये हो गया कि आडवाणी जी का रखेंगे, तो वीपी सिंह ने फिर ये सोचा कि अब मुझे कहा उन्होंने कि अगर अटल जी बनते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आडवाणी जी शायद देश के लिए ठीक नहीं रहेंगे। और गोविंदाचार्य किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे? आडवाणी जी को बनाने की किस तरह की प्लानिंग? गोविंद जी का ये मानना था कि जितने भी, एक तो सोनिया गांधी के खिलाफ कैंपेन होना चाहिए, विदेशी वाला, और उनको अटल से अपना स्कोर भी सेटल करना था, मुख नहीं मुखौटा वाला। अब वो उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन गोविंद जी ने मीटिंगें ज़रूर की, जिसमें एक मीटिंग में मैं भी शामिल था। क्या बातचीत होती थी उन मीटिंगों में? नहीं, कुछ नहीं, सब चिंता। देखिए, ऐसी मीटिंगों में क्या होता है, कैसे वो न बने वो बने, इसमें कौन क्या कर सकता है, तो आपस में बातचीत करते थे। लेकिन गोविंद जी, चूंकि देखिए गोविंद जी राजनीतिक तौर से बड़े परिपक्व हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद वो हैं तो संघ के ही, तो उस चीज़ से वो अलग नहीं जा पाए, ये नहीं सोच पाए क्या होना चाहिए क्या नहीं। जहाँ पर वीपी सिंह रिश्तों के बावजूद उन्होंने 1 सेकंड में तय कर लिया कि मुझे क्या फैसला करना है, और फिर उन्होंने ज्योति बसु को तैयार किया, एनटीआर को तैयार, सबको तैयार कर दिया पोजीशन में। इनको तैयार किया, करुणानिधि जी का को सबसे लास्ट में किया। सबसे बड़ा नट तो उन्होंने चंद्रशेखर जी का क्रैक किया। लेकिन आप देखो ना, कितने बड़े लोग थे सौरभ जी, कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि अच्छा विश्वनाथ कह रहे हैं तो चलो, लेकिन टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी कांग्रेस वीपी सिंह को इस्तेमाल करके, ये भी कहा चंद्रशेखर। बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरा अनुभव है, विश्वनाथ से कह दो कि कांग्रेस इस्तेमाल करेगी और टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी यूज करके। तो वीपी ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, लेकिन वीपी सिंह ने उसका जवाब ये दिया कि भाई साहब से कह दो देश के लिए। अच्छा, वो भाई साहब बोलते थे, क्योंकि चंद्रशेखर तो विश्वनाथ बोलते थे। विश्वनाथ, ये भाई साहब कहते थे। अच्छा, वो सीनियर थे। वो संत भक्त सिंह के छोटे भाई थे, मैंने आपसे कहा। संत भक्त, हाँ वही मैंने कहा कि चंद्रशेखर उनसे सीनियर थे, इस रिश्ते से उनको भाई साहब ही कहते थे। फिर वो सवाल कि जिसपे सब लोग अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि फिर एन मौके पे क्या हुआ जो सोनिया गांधी ने मना कर दिया, आप भी अपना बता दीजिए, क्योंकि आप। नहीं, मैं अपना क्यों बता दूं, अभी तो नटवर सिंह जिंदा हैं उसके गवाह। नटवर सिंह और फोतेदार जी वीपी सिंह के पास गए, क्योंकि वीपी सिंह ने सबको तैयार कर लिया था सोनिया गांधी को बनाने के लिए। और जब सोनिया गांधी ने अपने घर में बातचीत की होगी या हो रहा होगा, तो इन दोनों बच्चों ने वीटो लगा दिया। इन्होंने कहा कि दादी चली गई, पापा चले गए, अब आपको भी ये लोग मार देंगे, प्रियंका और राहुल। तो उस इनके दबाव में आकर के सोनिया जी ने अपने को विड्रॉ किया, और जब विड्रॉ किया तो उसकी जानकारी सबसे पहले उन्होंने वीपी सिंह जी के पास भेजी। फोतेदार साहब और नटवर सिंह जी आए मिलने के लिए। मैं वहाँ, वीपी सिंह ने मुझे बुला लिया था, मैं वहाँ बैठा था, तो उन लोगों ने मेरी तरफ देखा, वीपी सिंह ने नहीं बोली कोई बात नहीं। तब उन्होंने जो बताया, एक पर्ची उनको लिख के दी कि इनको बनाना है। तो वीपी सिंह ने पूछा क्यों, तो कान में फुसफुसाए नटवर सिंह वीपी सिंह के। और उसके बाद जब ये लोग चले गए, तब उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया जी नहीं, मनमोहन सिंह बन रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि वो कान में कह के गए हैं कि बच्चे अड़े हुए हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पार्टी में नटवर सिंह जी मिले मुझे, तो मैंने पूछा उनसे
मैंने कहा सर आप जब वीपी सिंह के पास आप और फोतेदार जी आए थे, वहाँ एक तीसरा आदमी और था वीपी सिंह के अलावा, कुछ याद है आपको? तो मुझे देख के कहते हैं हाँ वो तो आप थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नटवर सिंह जिंदा है, आपका प्रोग्राम जब भी आएगा वो सुनेंगे इसको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं उनमें अगर कोई मैंने ऐसे लोगों को ज़रूर लिखा है जो उसकी गवाही दे सके कि हाँ ये सही है। अच्छा, एक मुझे बड़ा इसमें दिलचस्प लगा प्रकरण, जिसमें वीपी सिंह कहते हैं करुणानिधि से कि आप चाहें तो एफआईआर करवा दें कि वीपी सिंह ने मेरे नाम के फर्जी दस्तखत किए हैं। इतना एकदम मिशनरी मोड में आ गए थे वीपी सिंह सोनिया गांधी को। मतलब ये देखिए कैसा काल का चक्का घूमता है कि वीपी सिंह राजीव गांधी को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं और फिर सोनिया गांधी को बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। बिल्कुल, यही जीवन के जिसको कहते हैं अंतर्विरोध हैं कि वक्त आपको कहाँ खड़ा कर देता है हिला के। और उसके लिए वीपी सिंह ने ठीक वैसे ही काम किया जैसे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा करने के लिए किया। जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया वो सही है, मिशनरी मोड। करुणानिधि को उन्होंने फ़ोन किया, करुणानिधि ने कहा कि उनका क्या करना है, उनका कि अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का मैं वचन दे दिया है। तो उनका कि छाप आ जाइए, मैं परसों आता हूँ, नहीं कल आ जाइए। करुणानिधि जी आ गए कल और उनसे उन्होंने कहा कि कहने लगे मैं पहले अटल जी के यहाँ जाऊँगा, नहीं पहले मेरे यहाँ आइए। करुणानिधि जी पहले वीपी सिंह के यहाँ गए। अब वो कमाल का दृश्य था, मैं वहाँ पे था। चाय भाभी जी खुद उनके यहाँ लाती हैं, रानी साहब ला के दोनों को देती हैं। चाय पीते पीते वीपी सिंह बतलाते हैं कि देश को लेके ऐसा वैसा। तो कहते हैं पर मैंने तो अटल जी को वचन दे दिया, अब यहाँ से मैं सीधे अटल जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो वीपी सिंह कहते हैं कि एक कागज़ लेके आओ। मैं उनके ऑफिस गया, एक सफ़ेद जो होता है जिसमें निकलता है टाइप, जी जी, प्रिंट आउट A4 का प्रिंट, हाँ मैं सादा लेके गया। उसमें उन्होंने लिखा और करुणानिधि जी कुछ पता नहीं क्या लिख रहे हैं। करुणानिधि जी देख रहे थे। उन्होंने लिख कर के कहा कि करुणानिधि जी मैंने इसमें आपकी तरफ से सोनिया गांधी को सपोर्ट लिखा है और मैंने आपके दस्तखत कर दिए। अब वो देख लेंगे कि ये क्या मतलब है। कहने लगे आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्यों किया ऐसा, तो मैं इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि आप सोनिया जी को सपोर्ट करें, लेकिन आप यहाँ से निकलिए और थाने चले जाइए तुगलक रोड और जाकर के मेरे खिलाफ एफआईआर लिखा दीजिए। सौरभ जी रोने लगे करुणानिधि जी। वीपी सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। कहने लगे आप अगर इतना कहते हैं तो आप उनको कह दीजिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक कागज़ मंगाया, उस पर सचमुच उन्होंने अपने हाथ से सपोर्ट लिखा, राय साहब को दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उस ज़माने के पॉलिटिशियन कितने बड़े लोग थे। ठीक बात है। ये बताइए अब संतोष जी, जैसे अटल जी जब आखिर में गए थे सरकार गिरते समय, वो घटना भी मैंने लिखी। तो जब अटल जी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति को इस्तीफा देने नहीं, समर्थन वापस लेने की चिट्ठी देने, अभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा, ये आप 1990 की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि वीपी सिंह ने कहा क्या हो सकता है? कहने लगे कि आप मैं 5 ईंट लेके जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा और हम वहाँ रख देंगे और सरकार चलती रहेगी। तो वीपी सिंह ने कहा कि अटल जी मैं प्रधानमंत्री हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यथास्थिति का। अगर एक प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रक्षा नहीं कर सकता तो क्यों प्रधानमंत्री है? तो अटल जी हंसे और कहने लगे। तो फिर एक बात और कही, अटल जी एक मिनट, अटल जी रुके। कहा अटल जी आप भी कभी प्रधानमंत्री होंगे तो अपनी कलम की नोक से आप मंदिर बनाने का फैसला कर लीजिएगा। और दूसरी घटना में देखिए ईश्वर ने मुझे, आप जो कह रहे हैं आप कह व्यंग में रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने मुझे मौका बहुत दिया। अगर कहीं नहीं, मैं व्यंग में कुछ नहीं कहता हूँ सर, अगर ईश्वर कहता हूँ सामने कहता हूँ। अगर ईश्वर कहीं है तो उसने मुझे एक दूसरा मौका कमाल का दिया कि मेरे मुंह से निकल गया जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने कहा वैसे उनको कहिए तो कि आपने कहा था कि अपनी कलम की नोक से कर लें। फ़ौरन मिलवाया फ़ोन, जॉली मूड में मैसेज छोड़ा कि वीपी सिंह बात करना चाह रहे हैं। 8-10 मिनट के बाद फ़ोन आ गया अटल जी का। तब उनका कि अटल जी जब आप, याद है आप जब मेरे पास आए थे समर्थन वापसी का ख़त देने जाने से पहले? कहने लगे हाँ।
तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री बने तो अपनी कलम की नोक से आदेश दे दीजिए मंदिर बनाने का। अटल जी उधर से मतलब ये लैंडलाइन वाले में आवाज ठहाका मार के हंसे होंगे। बहुत ठहाका मार के हंसे। तो ये इतने बड़े लोग थे। मैं सिर्फ ये कहना, अब वीपी सिंह ने इसमें एक प्रसंग और है। वीपी सिंह ने कहा कि अगर आप ये पानी डायलिसिस वालों का ठीक नहीं कराते हैं तो मैं उसमें चला जाऊंगा। तो कहने लगे आप धमकाते क्यों हैं? तो करवाया उन्होंने, पहले जॉर्ज से कहा। ये बताइए संतोष जी कि जो पहला सवाल था वही आखिरी सवाल है। आप बोले कि 89 में इत्तेफाकन मुझे टिकट दे दिया गया, मैं तो राज बब्बर के साथ होटल में बैठा हुआ था और पूरा वो प्रकरण। फिर जनमोर्चा के भी आप अध्यक्ष बन गए, तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपको अब और कहाँ ले जाएंगी? नहीं, ये पहले आदमी है जिसने इसके ऊपर ध्यान दिया। अभी तक देश में किसी का ध्यान इस लाइन के ऊपर गया नहीं है। वीपी सिंह ने जब पार्टी बनाने का तय किया जनमोर्चा को, राज बब्बर का नाम वो अनाउंस करना चाहते थे, राज बब्बर बनना भी चाहते थे। लेकिन फिर राज बब्बर ने कहा कि आप मुझे मत कीजिए, क्योंकि उनको डर था अमर सिंह से और मुलायम सिंह से। तो राज बब्बर ने कहा कि मेरी, हालांकि राज बब्बर की जान वीपी सिंह नहीं बचाई, ये राज बब्बर अभी भी आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मेरी जान बचाने का, कि मुझे गोली न लगे राजनीतिक विरोधियों से जिनके साथ वो पहले थे, छोड़ के आए थे, तो उन्होंने श्रेय उनको देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा वीपी सिंह ने फोन करके मना कर दिया था मुलायम सिंह को? क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं हुआ कुछ नहीं। वीपी सिंह ने, राज बब्बर वीपी सिंह इनके साथ थे, मुलायम सिंह के साथ थे, उनका अमर सिंह से झगड़ा हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। किस बात पे झगड़ा हुआ था? अब वो सत्ता के करीब, जो सर्वोच्च व्यक्ति के करीब रहता है तो उनमें आपस में होता ही है। अमर सिंह को ये लगा कि राज बब्बर ज़्यादा मुलायम सिंह के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो पहले से ही नज़दीक थे लेकिन अब अमर सिंह को अपनी जगह बनानी थी ना। तो अमर सिंह जी, देखिए अमर सिंह जी कहाँ से आए। अमर सिंह जी को मैंने, संजय सिंह अभी जिंदा हैं। कौन संजय सिंह? अमेठी वाले। अमेठी वाले। तो संजय सिंह और हम कलकत्ता में कमरे में बैठे थे और बाहर ही अमर सिंह 1.5 घंटे तक बैठे रहे संजय सिंह से मिलने के लिए। कब की बात है ये बात है जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इंदिरा गांधी के ज़माने में। इंदिरा गांधी के ज़माने में, हाँ। तो वहाँ पे मैंने इनको बैठे हुए देखा है बाहर। इंदिरा जी थी या राजीव जी थे। कलकत्ता में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। राजीव रहे होंगे। राजीव रहे, तो वीर बहादुर जी के कमरे, हालांकि या तो वो श्रीपद के बाद ही गए थे, इंदिरा जी के समय भी कुछ समय रहे, पर मेरे ख्याल से जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब राजीव थे। तो अगर थे तो मैं जो भी थे, तो वीर बहादुर जी के सामने मैं कमरे में गया, आधे घंटे ही बैठे थे बाहर। मैंने कहा वो, अच्छा इनको हम लोग कोई गांठते थोड़ी थे, ये सिर्फ बिरला के मतलब मिडिलमैन के रूप में जाने जाते थे, लाइज नहीं करते थे। तो मैंने इनको 1.5 घंटे संजय सिंह के होटल में कमरे के बाहर बैठे देखा, और हम दोनों अंदर, और वो हमसे कहा कि देखो बैठा है बिजली वाला, पता नहीं बिजली का व्यापार होता था, इसको ये बिजली वाला कहते थे। बिजली वाला संजय सिंह अभी हैं आपके बीच में, आप पूछ लीजिए उनसे। फिर तो संजय सिंह वो किस्सा ही बताएंगे जो जिसका आपने भी जिक्र किया है, राम जेठमलानी उनका मुकदमा लड़ने जाते हैं सैयद मोदी हत्याकांड में। मिसेस वीपी सिंह ने मुझे कहा कि संजय को बचाना है, ये तो किसी को कहेंगे नहीं, किसी बड़े वकील को कीजिए, नहीं तो संजय को वीर बहादुर निपटा देंगे। तो फिर मैंने राम साहब से कहा, राम साहब भी कमाल के आदमी, वो एक दिन के लिए खाली यहाँ आए, वहाँ थे अमेरिका में अपने लड़के के पास, बड़े लड़के के पास, बहस करके जमानत दिलवा करके संजय को, और रात की फ़्लाइट से फिर वापस चले गए अमेरिका। और मुझसे कहा कि वीपी सिंह से कह देना कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा उनकी वजह से। वीर बहादुर सिंह के बारे में भी तमाम राजनीतिक किस्से चलते हैं, ख़ास तौर पर उनके अंत को लेकर, शफलिंग को लेकर। आप उस पर कुछ जानकारी देना देखिए, चाहेंगे? अंत के बारे में मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि वीर बहादुर के जो पैसे थे वो डूब गए चारों तरफ, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ लगाया उन्होंने किसी को बताया नहीं। उनका बेटा छोटा था जो भी एमएलए है, फतेह बहादुर, हाँ, मंत्री भी हैं, थे, अभी हैं, वो पहले थे। तो कैंपियरगंज से लड़ते हैं जी। फतेह बहादुर को बताया नहीं था, ये सब छोटे छोटे थे।
पत्नी उनकी बिल्कुल गांव देहात की थी, तो उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया होगा कहीं वो सब चला गया। जो भी मुख्यमंत्री के तौर पे कमाया होगा, ये कहना चाह रहे हैं? अगर कमाया होगा, मुख्यमंत्री, देखिए वो मुख्यमंत्री थे, फिर यहाँ टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे राजीव जी के ज़माने में जी, जब सीएम की कुर्सी से हटाया गया तो केंद्र लाए यहाँ गए। हाँ। और देखिए भारत सरकार का जो भी मंत्री होता है वो उन दिनों 100, 200, 500 करोड़ का आदमी तो बैठे बैठे हो जाता था, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैठे बैठे हो जाता, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपकी बात में मैं पूरा भरोसा कर रहा हूँ, जो कि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। वीर बहादुर जी का अंदाज़ा ये है कि उनके पैसे को इन्वेस्ट किया था इन्होंने, अमर सिंह ने। ऐसी बातें दिल्ली में कही जाती। ऐसी बातें कही जाती। तो वीर बहादुर की मौत के बाद उनके बच्चों के पास नहीं आया, जो घर का उनका बना हुआ था, जो रखा होगा कहीं, उतना ही आया। लेकिन उनका जो बड़ा, ये बड़ी अजीब चीज़ होती है, ये लोग बताते डर के किसी को है नहीं। 2 बेटे हैं तो किसको बताएं, उनमें आपस में मारपीट हो जाए, बीवी को नहीं बताते हैं कहीं बोल न दे। ये जनरली होता है। जितने पॉलिटिशियन हैं, जो हज़ारों करोड़ के पॉलिटिशियन हैं, उनका पैसा अनाथालय में ही चला जाता है। वो जो स्विस बैंक के अनाथालय है, जहाँ पार्क होता है, सारा पैसा वहीं रह जाता है। वीर बहादुर जी के पास भी कुछ नहीं आया। लेकिन वीर बहादुर जी इतने कमाल के राजनीतिक थे सौरभ जी, वो उत्तर प्रदेश को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानते थे। एक एक वर्कर का नाम 2 ही मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा जिनको पता है, एक वीर बहादुर जी और एक हेमवती नंदन जी बहुगुणा। अच्छा, किसी भी वर्कर को तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारे वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, इतने शार्प दिमागी 2 मुख्यमंत्री थे। और गुप्ता जी इसमें, चंद्रभान गुप्ता, वो इस तरीके से थे कि अगर इसमें किस्सा है कि चंद्रशेखर जी दिन भर वो करते थे जिंदाबाद मुर्दाबाद, गली गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है, और शाम को उन्हीं के यहाँ जाते थे कि वो कहते थे आ जाओ भूखड़ो, लग रहा है खाने को कुछ मिला नहीं है, मैंने गेंदा सिंह को कह दिया 10,000 लोगों का खाना वहाँ बना हुआ है, चले जाओ। ये राजनीति की ये ऊंचाइयाँ आज सोच भी नहीं सकते लोग, आज के लोग। सीबी गुप्ता को तो वीपी सिंह ने भी बड़ी श्रद्धा से याद किया अपने शुरुआती दौर में विधायकी के। सीबी गुप्ता थे वैसे बहुत कमाल के आदमी थे। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे यहाँ जो चौधरी चरण सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। देखिए चौधरी साहब खुद बहुत अच्छे आदमी थे, राजनीतिक पर ये सारे अच्छे आदमी एक दूसरे की कटिंग निपटाते हुए, यही दिक्कत है ना। आप देखिए ना, यही दिक्कत है। अब क्या करेंगे आप, ये मानवीय स्वभाव है, इससे ऊपर कोई जा नहीं पाता। चलिए, मानवीय स्वभाव की कहानियां, मानव की कहानियां और मानव जिस समाज में रहता है उस सियासत की कहानियां आप तक आती रहेंगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि संतोष भारती ने अपने हिस्से के कुछ सत्य इस किताब में उजागर किए। सारे नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना बताते हैं उससे बहुत ज़्यादा रोक के रखते हैं। अब सब कितना बताएं, आदमी के सुनने की क्षमता भी तो डिपेंड करता है ना, कितना बताया जाए। लिख डालिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने लायक हैं, जो शायद अगले उसमें मैं, जो किताब आएगी अब 6 महीने के बाद, उसमें वो चेहरे होंगे जो चेहरे इसमें आने से रह गए। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, संतोष भारती की ये किताब, जिसे वॉरियर विक्ट्री पब्लिशिंग हाउस ने छापा है, हार्ड बाउंड एडिशन। इसकी कीमत 999 रुपये है। इसका उर्दू संस्करण भी आ गया है, उर्दू भी आ गया है, अंग्रेजी भी आने वाला है और दूसरी भारतीय। मैंने ये जानबूझ के तय किया कि मैं हिंदी पत्रकारिता का आदमी हूँ, तो मुझे हिंदी पहले लाना है, उसके बाद फिर बाकी। बढ़िया। तो हिंदी ओरिजिनल है, उर्दू का ट्रांसलेशन मार्केट में आ गया है जो बिक रहा है खूब, और अंग्रेज़ी का शायद अगले महीने आएगा। तो ऐसे संतोष भारती को आपने सुना, जो रेखा को अपने बगल में बिठा के दिल्ली की सड़कों पर चहलकदमी किया करते थे, क्योंकि रेखा जी को टायर के नीचे पत्तों के कुचलने का शोर पसंद था। आई लीव यू ऑन दैट नोट। देखते रहिए किताब वाला।